केजीबी के भारतीय मिशनों पर आधारित वीडियो के इस पार्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के बाद से ही दिल्ली का राजनीतिक गलियारा केजीबी और सीआईए का प्लेग्राउंड बन चुका था। कैसे केजीबी ने सीआईए को पछाड़कर भारत में पांव पसारने शुरू कर दिए थे। कैसे केजीबी ने मीडिया के जरिए भारत के लोगों की सोच पर काबू करना शुरू कर दिया था। साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे भारत का एक राजनीतिक दल सोवियत संघ के साथ मिलकर भारत में तख्ता पलट की साजिश रच रहा था। तो दोस्तों देखते रहिए हमारा ये वीडियो। स्वतंत्रता के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने। यही वो दौर था जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हो रही थी। दिल्ली की सत्ता के गलियारे इन दोनों देशों की खुफिया एजेंसियों की जंग का मैदान बन चुकी थी। केजीबी और सीआईए के बीच होड़ मची थी कि कौन भारत की इस नई नवीली सरकार पर अपना प्रभाव जमा लेता है। सीआईए की नीति थी कि अगर किसी देश को अपने प्रभाव में लाना है तो उसे पैसों से खरीद लो, जबकि केजीबी की नीति ये थी कि पैसा तो अपनी जगह है ही, लेकिन अगर किसी देश को अपने पक्ष में करना है तो उसके दिमाग को पहले कंट्रोल में करना होगा। यानी केजीबी पैसों के साथ साथ भारतीयों की सोच को कंट्रोल कर आगे बढ़ने की रणनीति पर काम कर रही थी। केजीबी की इसी रणनीति ने भारत में उसे सीआईए से आगे कर दिया। वहीं प्रधानमंत्री नेहरू के वामपंथ की तरफ झुकाव ने केजीबी के लिए सोने पर सुहागा का काम कर दिया और केजीबी ने इसका भरपूर फायदा उठाया भी। पैसे से खरीदने के साथ भारतीयों की सोच पर कंट्रोल करने की नीति के चलते केजीबी ने भारत के बड़े अखबार समूहों के साथ कोवर्ट कम्युनिकेशन यानी गुप्त संपर्क स्थापित करना शुरू किया। मित्रोखिन ने अपनी किताब में इस बात का विस्तार से जिक्र किया है कि किस तरह केजीबी ने भारतीय मीडिया में अपनी पकड़ बना ली थी। केजीबी ने भारत के लगभग सभी बड़े अखबारों, पत्रिकाओं और पत्रकारों पर बेहिसाब पैसे खर्च कर उन्हें अपने पक्ष में कर लिया था। इन अखबारों के माध्यम से केजीबी ने हजारों आर्टिकल प्रकाशित करवाए, जहां ये आर्टिकल्स सोवियत संघ के प्रोपेगेंडा के प्रचार और उनके समर्थन में लिखे होते थे। वहीं इन लेखों के द्वारा भारतीय जनमानस में अमेरिका के खिलाफ माहौल भी तैयार करवाया जा रहा था। कुछ भारतीय अखबार अपनी संपादकीय में भी सोवियत संघ के तारीफों के पुल बांधा करते थे। मित्रोखिन ने कुछ संस्थानों के नाम का जिक्र भी अपनी इस किताब में किया है। केजीबी ने शुरुआत में इस काम के लिए 40 से 50 पत्रकार रखे थे, मगर बाद के सालों में इनकी संख्या बढ़कर 200 से 300 हो गई। हालात ये हो गए थे कि जिसे आज हम पीटीआई यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया कहते हैं, उसे उस समय प्रेस तास ऑफ इंडिया कहा जाने लगा था। आपको बता दें कि तास उस समय सोवियत समाचार एजेंसी हुआ करती थी। यही एजेंसी भारतीय प्रेस को नियंत्रित करने लगी थी। भारत से बड़े बड़े पत्रकारों और लेखकों को सोवियत खर्चे पर मॉस्को बुलाया जाता था। वहाँ उन्हें कोई छोटा मोटा सम्मान देकर केजीबी के दफ्तरों में भेजा जाता था, जहाँ केजीबी के एजेंट उन्हें ब्रीफ करते थे। सोवियत सरकार अपने खर्चे पर भारत में जगह जगह सोवियत पुस्तक मेलों का आयोजन करवाती थी। इन पुस्तक मेलों में ऐसी लाखों पुस्तकें मुफ्त में बांटी जाती थी जो अमेरिका के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाती थी और वामपंथी नीतियों के पक्ष में जनमत तैयार करने का काम करती थी। इस तरह के आयोजनों के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कैडरों का उपयोग किया जाता था। उस समय दिल्ली में स्थित सोवियत दूतावास सबसे अधिक चर्चा में रहता था। वहाँ हर समय पत्रकारों, लेखकों, फिल्म कलाकारों, सरकारी अफसरों और नेताओं का हुजूम लगा रहता था। एक अनुमान के मुताबिक उस समय सोवियत दूतावास में तकरीबन 800 से ज्यादा कर्मचारी काम करते थे, जिनमें से ज्यादातर केजीबी के एजेंट होते थे। इतना ही नहीं, हर वर्ष रूस से करीब 10,000 ऐसे टूरिस्ट भारत आते थे जिन्हें सोवियत सरकार अपने खर्चे पर भारत भेजती थी। इन टूरिस्टों में कितने केजीबी के एजेंट होते थे, ये आज भी रहस्य है। सोवियत यूनियन के विघटन के बाद चूंकि केजीबी को भी भंग कर दिया गया था, तो अचानक वामपंथी मीडिया विचारधारा वाले इन बड़े अखबारों और पत्रकारों को पैसे मिलने भी बंद हो गए। मगर सोवियत के पतन के बाद चीन एकमात्र कम्युनिज्म का झंडा उठाया था, इसलिए बाद में चीन ने भारत के इन सभी वामपंथी मीडिया समूह और पत्रकारों को अपने पाले में कर लिया था और तब से लेकर आज तक ये चीन की गोद में खेल रहे हैं। खैर, एक तरफ जहां केजीबी ने भारतीय मीडिया को तकरीबन अपने वश में कर लिया था, वहीं अब वो भारत की सत्ता से पंडित नेहरू को हटाकर सीपीआई को सत्ता में लाने की जुगत लगा रही थी। दरअसल आईबी सीपीआई की गतिविधियों पर शुरू से ही नजर रख रही थी। पंडित नेहरू को सत्ता से बेदखल करने की सोवियत यूनियन की कोशिशों का खुलासा
उस वक्त हुआ जब आईबी ने सीपीआई और मॉस्को के बीच हो रही बातचीत को इंटरसेप्ट कर लिया था, जिसमें भारत में तख्ता पलट की साजिश रचने का खुलासा हुआ। जब तत्कालीन आईबी चीफ बीएन मलिक ने इस खुफिया रिपोर्ट की जानकारी नेहरू को दी तो उन्होंने इसे मजाक में उड़ा दिया था। मगर पंडित नेहरू और बीएन मलिक दोनों सोवियत संघ और केजीबी के इरादों और चालों की गंभीरता को शायद समझ नहीं पा रहे थे। यही वजह थी कि उनके नाक के नीचे ही केजीबी ने जहां आईबी में अपने एजेंट तैयार कर लिए थे, वहीं रूस में भारतीय दूतावास के कुछ अधिकारियों को पैसे और महिला एजेंटों के हनी ट्रैप में फंसाकर अपना एजेंट बना लिया था और गोपनीय सूचनाओं को लीक करवाने लगे थे। दरअसल केजीबी की इन महिला एजेंटों को स्पैरो यानी गौरैया कहा जाता था। ये महिला एजेंट दूतावास के इन अधिकारियों और राजनयिकों के साथ रंगरेलियां मनाती थीं और उनका वीडियो बना लेती थीं और फिर ब्लैकमेल कर उनसे गोपनीय जानकारियां हासिल करती थीं। द सेंटर यानी मॉस्को में केजीबी के हेडक्वार्टर के निर्देश पर ये महिला एजेंट टूरिस्ट बनकर भारत आती थीं और यहाँ भी वो महत्वपूर्ण अधिकारियों, नेताओं को अपने जाल में फंसाकर उन्हें ब्लैकमेल करने का काम करती थीं। इन महिला एजेंटों के जाल में फंसकर महत्वपूर्ण विभागों और भारतीय दूतावासों में तैनात कई कर्मचारी केजीबी के एजेंट हो चुके थे। अपने इन्हीं एजेंटों के जरिए केजीबी भारत की महत्वपूर्ण खुफिया सूचनाओं को इंटरसेप्ट करने लगी थी। आलम यह था कि कई खुफिया जानकारियां मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास से पहले केजीबी के पास पहुंचने लगी थीं। केजीबी का नेटवर्क भारत में इस कदर फैल चुका था कि आईबी के एजेंट कहां और किसके पीछे लगे हैं, ये सारी सूचना उसके पास थी। केजीबी इस दौरान सीपीआई को भी मजबूत करने में जुटी थी। इसके साथ ही वो कांग्रेस पार्टी में नेहरू के करीबियों और मंत्रियों के बारे में सूचनाएं इकट्ठी कर रही थी। इसी दौरान उसने नेहरू कैबिनेट में शामिल और भारत के रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन पर डोरे डालने शुरू कर दिए। केजीबी ने यह पता कर लिया था कि वीके कृष्ण मेनन नेहरू से कहीं ज्यादा वामपंथी सोच के व्यक्ति हैं। मेनन का कद तत्कालीन भारतीय राजनीति में नेहरू के बाद सबसे ताकतवर और प्रभावशाली माना जाता था। ब्रिटेन उनके वामपंथी सोच से इस कदर चिढ़ता था कि मेनन जब ब्रिटेन में भारत के हाई कमिश्नर बनाए गए थे तो वहां की खुफिया एजेंसी उनके फ़ोन टैप करने लगी थी और उनकी सभी सूचनाओं को इंटरसेप्ट करने लगी थी, जबकि ये सब कूटनीतिक नियमों के खिलाफ था। कृष्ण मेनन को लेकर केजीबी किस कदर सक्रिय हो गई थी, इसका अंदाज़ा इसी से लगा लीजिए कि केजीबी की नई दिल्ली रेजिडेंसी को मॉस्को हेडक्वार्टर से सीधा आदेश मिला था कि वो तत्काल प्रभाव से भारत में कृष्ण मेनन की इमेज को बढ़ाना शुरू कर दे। जिसके बाद केजीबी के निर्देश पर मीडिया और अखबारों में कृष्ण मेनन के समर्थन में बड़े बड़े लेख छापे जाने लगे। इसी का परिणाम था कि जहां मेनन के पहले भारत के रक्षा हथियारों के सौदों में पश्चिमी देशों का दबदबा रहता था, वहीं मेनन ने रूस को प्राथमिकता देनी शुरू कर दी। इसका सबसे बड़ा फायदा रूस को तब हुआ जब भारतीय वायुसेना के लिए लड़ाकू विमानों के खरीद में ब्रिटेन के लाइटनिंग लड़ाकू विमानों को खरीदने की पहले से चल रही बातचीत को बीच में समाप्त कर उनकी जगह रूस के MiG-21 लड़ाकू विमानों को खरीदने का सौदा तय कर दिया जाता है, जिसे लेकर ब्रिटिश मीडिया में काफ़ी हंगामा भी मचा था। मगर 1962 के भारत चीन युद्ध में हुई भारत की जबरदस्त हार ने देश में मेनन की छवि को मटिया मेट कर दिया था, जिसके बाद नेहरू ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल से निकाल दिया। ये केजीबी के लिए बड़ा झटका था। उसने मेनन की छवि तैयार करने में जितना पैसा और समय लगाया था वो सब एक झटके में बर्बाद हो गया। हालांकि इसके बाद भी केजीबी ने मेनन को दोबारा भारतीय राजनीति के केंद्र में लाने की काफ़ी कोशिश की, मगर उसकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। मेनन का राजनीतिक कैरियर तकरीबन खत्म हो चुका था। थक हार कर केजीबी मेनन की जगह किसी और राजनीतिक शख्सियत की तलाश में जुट जाती है, जिसे वो अपनी गिरफ्त में ले सके और भारतीय राजनीति को सोवियत संघ के फायदे और नुकसान के हिसाब से चला सके। मगर क्या उसकी ये तलाश पूरी होती है? कौन था केजीबी का अगला निशाना? साथ ही ये कि क्या संजय गांधी की मौत के पीछे केजीबी का हाथ था? इसके अलावा और भी बहुत कुछ जिसे जानकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। ये सब कुछ मिलेगा इस वीडियो के अगले पार्ट में। थोड़ा इंतज़ार कीजिए। नमस्कार।